मैं उर्वशी, विभागाध्यक्ष हिंदी विभाग, रांची विमेंस कॉलेज, रांची। आज हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं वह है भारतीय साहित्य की संकल्पना। भारतीय साहित्य से तात्पर्य आज़ादी के पहले तक भारतीय उपमहाद्वीप एवं तत्पश्चात भारत गणराज्य में निर्मित वाचिक और लिखित साहित्य से है। दुनिया में सबसे पुराना वाचिक साहित्य आदिवासी भाषाओं में मिलता है। इस दृष्टि से आदिवासी साहित्य सभी साहित्य का मूल स्रोत है। भारतीय गणराज्य में 22 आधिकारिक मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं, जिनमें मात्र 2 आदिवासी भाषाओं संथाली और बोडो को ही शामिल किया गया है। इन सभी साहित्यों में अपनी अपनी विशिष्ट विभूतियां हैं। तमिल का संगम साहित्य, तेलुगु के द्व्यर्थी काव्य और उदाहरण तथा अवधान साहित्य, मलयालम के संदेश काव्य एवं कीर गीत तथा मणिप्रवालम शैली, मराठी के पवाड़े, गुजराती के आख्यान और फागु, बंगला का मंगल काव्य, असमिया के बड़गीत और बुरंजी साहित्य, पंजाबी के रम्याख्यान तथा वीरगति, उर्दू की गज़ल और हिंदी का रीति काव्य तथा छायावाद आदि अपने अपने भाषा साहित्य के वैशिष्ट्य के उज्ज्वल प्रमाण हैं। फिर भी यह पार्थक्य आत्मा का नहीं है। जिस प्रकार अनेक धर्मों, विचारधाराओं और जीवन प्रणालियों के रहते हुए भी भारतीय संस्कृति की एकता असंदिग्ध है, इसी प्रकार अनेक भाषाओं और अभिव्यंजना पद्धतियों के रहते हुए भी भारतीय साहित्य की मूलभूत एकता एक है। भारतीय साहित्य का प्राचुर्य और वैविध्य अपूर्व है। उसकी यह मौलिकता, एकता और भी रमणीय है। भारतीय साहित्य के विकास के चरण भी प्रायः समान हैं। भारत के विभिन्न भाषा भाषी प्रदेशों की राजनीतिक परिस्थितियों में पर्याप्त साम्यता है। राजनीतिक परिस्थितियों की अपेक्षा सांस्कृतिक परिस्थितियों का साम्य और भी अधिक रहा है। अनेक धार्मिक और सांस्कृतिक आंदोलन ऐसे हुए हैं जिनका प्रभाव संपूर्ण भारत पर रहा। बौद्ध धर्म के हास के युग में उसकी अनेक शाखाओं और शैव शाक्त धर्मों के संयोग से नाथ संप्रदाय उठ खड़ा हुआ, जो ईशा के द्वितीय सहस्त्राब्द के आरंभ में उत्तर में तिब्बत आदि तक, दक्षिण में पूर्वी घाट के प्रदेशों में, पश्चिम में महाराष्ट्र आदि में और पूर्व में प्रायः सर्वत्र फैला हुआ था। योग की प्रधानता होने पर भी इन साधुओं की साधना में, जिनमें नाथ, सिद्ध और शैव सभी थे, जीवन के विचार और भाव की उपेक्षा नहीं की गई थी। इनमें से अनेक साधु आत्माभिव्यक्ति एवं सिद्धांत प्रतिपादन दोनों के लिए कवि कर्म में प्रवृत्त होते थे। भारतीय भाषाओं के विकास के प्रथम चरण में इन संप्रदायों का प्रभाव प्रायः विद्यमान था। इनके बाद इनके उत्तराधिकारी संत संप्रदायों और नवागत मुसलमानों के सूफी संत का प्रसार देश के भिन्न भिन्न भागों में होने लगा। संत संप्रदाय वेदांत दर्शन से प्रभावित थे और निर्गुण भक्ति की साधना तथा प्रचार करते थे। सूफी धर्म में भी निराकार ब्रह्म की ही उपासना की गई, किंतु उसका माध्यम था उत्कट प्रेमानुभूति। भारत की भाषाओं का परिवार यद्यपि एक नहीं है, फिर भी उनका साहित्यिक आधार भूमि एक है। रामायण, महाभारत, पुराण, भागवत, संस्कृत का अभिजात्य साहित्य अर्थात कालिदास, भवभूति, बाणभट्ट, श्रीहर्ष, अमरूक और जयदेव आदि की अमर कृतियाँ, पाली, प्राकृत तथा अपभ्रंश में लिखित बौद्ध, जैन तथा अन्य धर्मों का साहित्य भारत की समस्त भाषाओं को उत्तराधिकार में मिला था। शास्त्र के अंतर्गत उपनिषद, षड्दर्शन, स्मृतियाँ और उधर काव्यशास्त्र के अनेक अमर ग्रंथ, नाट्यशास्त्र, ध्वन्यालोक, काव्य प्रकाश, साहित्य दर्पण, रस गंगाधर आदि की विचार विभूति का प्रयोग भी सभी ने निरंतर किया। वास्तव में आधुनिक भारतीय भाषाओं के ये अक्षय प्रेरणा स्रोत हैं, जो प्रायः सभी को समान रूप से प्रभावित करते रहे हैं। इनका प्रभाव निश्चय ही अत्यंत समन्वयकारी रहा है
और इनसे प्रेरित साहित्य में एक प्रकार की मूलभूत समानता स्वतः ही आ गई है। समान राजनीतिक, सांस्कृतिक और साहित्यिक आधारभूमि पर पल्लवित पुष्पित भारतीय साहित्य में जन्मजात समानता एक सहज घटना है। सबसे पुराना जीवित साहित्य ऋग्वेद है, जो संस्कृत भाषा में लिखा गया है। संस्कृत, पाली, प्राकृत और अपभ्रंश आदि अनेक भाषाओं से गुजरते हुए आज हम भारतीय साहित्य के आधुनिक युग तक पहुँचे हैं। भारत में 30 से भी ज़्यादा मुख्य भाषाएं हैं और 100 से भी अधिक क्षेत्रीय भाषाएं हैं। लगभग हर भाषा में साहित्य का प्रचुर विकास हुआ है। भारतीय भाषाओं के साहित्य में लिखित और मौखिक दोनों ही रूप महत्वपूर्ण हैं। प्राचीन भारतीय साहित्य में हिंदू धार्मिक ग्रंथों की अहम भूमिका रही है। वेदों के साथ साथ रामायण और महाभारत जैसे महाग्रंथ प्राचीन भारत में रचे गए। अन्य प्राचीन ग्रंथों में वास्तुशास्त्र, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, पंचतंत्र, हितोपदेश आदि प्रमुख हैं। यद्यपि भारतीय साहित्य का इतिहास नाम से कई एक ग्रंथ आज उपलब्ध हैं, परंतु ऐसा इतिहास अभी तक नहीं लिखा गया जिसमें भारतीय साहित्य के विकास का उसकी समग्रता में अर्थात प्राचीन तथा आधुनिक सभी भाषाओं के साहित्य विकास का आकलन किया गया हो। भारतीय साहित्य का इतिहास नाम से उपलब्ध ग्रंथों में विषय विस्तार तथा प्रौढ़ गहन प्रतिपादन शैली की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है मॉरिस विंटरनित्ज का इतिहास। यह ग्रंथ मूलतः जर्मन भाषा में लिखा गया था, पर भारतीय पाठकों को इसके विविध खंडों के अंग्रेजी संस्करण वर्तमान शती के प्रथम चरण से ही सुलभ हो रहे हैं। इसके 3 खंड हैं। पहला खंड है जो 1907 में प्रकाशित हुआ, वैदिक साहित्य, महाकाव्य, पुराण तथा तंत्र आदि का विवेचन है इसमें। दूसरा खंड 1920 में प्रकाशित हुआ, जिसमें बौद्ध एवं जैन साहित्य का, जो क्रमशः पाली, संस्कृत तथा प्राकृत संस्कृत में रचा गया था, उसका विवरण है। और खंड 3 1922 में प्रकाशित हुआ, जिसमें अभिजात संस्कृत साहित्य का वर्णन है। इन 3 खंडों के अतिरिक्त विंटरनित्ज के कतिपय कुछ व्याख्यान और लेख भारतीय साहित्य की कुछ समस्याएं शीर्षक से एक स्वतंत्र ग्रंथ के रूप में प्रकाशित हैं। विंटरनित्ज ने भारतीय साहित्य की परिधि के अंतर्गत केवल प्राचीन साहित्य या व्यापक अर्थ में वाङ्मय को ही ग्रहण किया है, जिसका अधिकांश संस्कृत में और कुछ अंश पाली तथा प्राकृत में लिखा गया है। आधुनिक भारतीय भाषाओं के साहित्य का इसमें कोई उल्लेख नहीं है। दूसरा उल्लेखनीय ग्रंथ है अल्फ्रेड वेबर का भारतीय साहित्य का इतिहास, जो 1952 में जर्मन भाषा में प्रकाशित हुआ था और कालांतर में अंग्रेजी में अनुदित एवं प्रकाशित हुआ। इसी श्रृंखला के 3 अन्य इतिहास ग्रंथ हैं फ्रेजर का भारत का साहित्यिक इतिहास और लुई रेनो का भारतीय साहित्य, जिसको मूलतः फ्रांसीसी भाषा से अनुदित किया गया और अंग्रेजी अनुवाद प्रकाशित हुआ 1964 में। गोविंद का भारतीय साहित्य का इतिहास भी एक महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है। वेबर ने भारतीय आर्य भाषा के साहित्य के विकास का अध्ययन प्रस्तुत किया है और विकास का यह अध्ययन केवल पहले और दूसरे चरण तक सीमित है। वस्तुतः यह वैदिक साहित्य तथा अभिजात संस्कृत साहित्य का इतिहास है, जिसकी अपर सीमा मध्यकाल तक समाप्त हो जाती है। वेबर ने स्पष्ट शब्दों में स्वीकार किया है कि प्रस्तुत अध्ययन के लिए भारतीय साहित्य शीर्षक अतिव्याप्ति से मुक्त नहीं है, किंतु किसी अन्य उपयुक्त शीर्षक के अभाव में केवल सुविधा की दृष्टि से उन्होंने इसका उपयोग किया है। फ्रेजर ने केवल 2 अध्यायों में मध्यकालीन भारतीय साहित्य का विवेचन किया है और उसके अंतर्गत भी उनका बल सामान्यतः धर्म, दर्शन और राजनीतिक सामाजिक परिवेश आदि पर ही अधिक रहा है। हर्बर्ट गोबिन ने अपने भारतीय साहित्य का इतिहास में प्रायः इसी पद्धति का अनुसरण किया है, जिसमें मुस्लिम शासन के बाद मध्यकाल का भारतीय साहित्य प्रायः उपेक्षित ही रह गया है।
इस दृष्टि से रेनो का परिप्रेक्ष्य अपेक्षाकृत व्यापक है और उन्होंने आधुनिक भारतीय भाषाओं के साहित्य के साथ अधिक न्याय किया है, किंतु विवेचन का केंद्र यहाँ भी संस्कृत वाङ्मय ही रहा है। इस प्रकार उपर्युक्त सभी इतिहास ग्रंथ प्रायः प्राचीन भारतीय साहित्य के ही इतिहास हैं, जिनका केंद्र है संस्कृत साहित्य। स्वभावतः ये सभी आधुनिक युग में भारतीय साहित्य के विद्यार्थी के लिए भूमिका मात्र प्रस्तुत करते हैं। डॉक्टर ग्रियर्सन की दृष्टि इस संदर्भ में सबसे अधिक व्यापक थी। उन्होंने 3 विस्तृत लेखों में भारत की प्रादेशिक भाषाओं और उनके साहित्य की ओर ध्यान आकृष्ट किया था। उनके 3 लेख थे। पहला, इम्पीरियल गजेटियर ऑफ इंडिया, जो 1908 में प्रकाशित हुआ। इंडियन एम्पायर खंड भाग 1 में प्रकाशित था यह लैंग्वेजेज, जिसका नाम था। दूसरा, इसी के भाग 2 में सन्निविष्ट वर्नाक्यूलर लिटरेचर, और तीसरा, बुलेटिन ऑफ द स्कूल ऑफ ओरिएंटल स्टडीज में संकलित पॉपुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न इंडिया। इनमें से भाषा संबंधी लेख एक प्रकार से भाषा साहित्य शीर्षक लेख की भूमिका प्रस्तुत करता है। भाषा साहित्य में भारत की प्रादेशिक भाषाओं के साहित्य का धार्मिक और भाषिक आधार पर संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत किया गया है। धार्मिक अथवा भक्ति साहित्य को ग्रियर्सन ने उपास्य देवों के क्रम से राम, कृष्ण, शिव और शक्ति से संबद्ध प्रवृत्तियों में विभक्त कर विभिन्न प्रादेशिक भाषाओं के साहित्य में अंतर्व्याप्त एकता के संधान की दृष्टि में पहला अस्तुत्य प्रयास किया है। धार्मिक आधार पर क्रांतदर्शी लेखक ने जहां भारतीय भाषा साहित्य की मूलभूत एकता को रेखांकित किया है, वहां भाषिक आधार पर उनके वैशिष्ट्य वैविध्य की ओर भी संकेत किया गया है। ग्रियर्सन का यह आरंभिक प्रयास स्वभावतः अपूर्ण है, किंतु उनका गौरव यह है कि उन्होंने भारत की प्रादेशिक भाषा समृद्ध वाङ्मय की महत्व प्रतिष्ठा करते हुए उनमें अंतर्व्याप्त समान प्रवृत्तियों के आधार पर भारतीय साहित्य की समेकित अस्मिता की पहचान के लिए मार्ग प्रशस्त किया है। आधुनिक युग के आरंभ में 19वीं शताब्दी के मध्य में भारतीय नवजागरण की चेतना का उदय हुआ, जिसके फलस्वरूप आधुनिक भाषाओं के प्रबुद्ध विद्वानों तथा प्रगतिकामी संस्थानों ने अपने अपने साहित्य के इतिहास प्रकाशित किए। ये सभी इतिहास एक एक भाषा के इतिहास के साहित्य को ही लक्ष्य मानकर चले हैं और इनका मूल उद्देश्य अपने साहित्य के वैशिष्ट्य अथवा स्वतंत्र अस्मिता को रेखांकित करना है। अतः मूल अपभ्रंश रूपों के अतिरिक्त किसी अन्य सीमावर्ती भाषा के साहित्य का प्रवेश यहाँ सर्वथा निषिद्ध रहा है। कुछ आरंभिक कृतियों पर अधिकार या दावा कभी कभी एकाधिक भाषाओं की ओर से अवश्य हुआ है, किंतु अपनी भाषिक सीमाओं की सुरक्षा का ध्यान सभी को बराबर रहा है। पिछले 100 वर्षों के भीतर प्रत्येक प्रमुख भाषा के अनेक छोटे बड़े इतिहास प्रकाशित हुए हैं, जो संकल्प पूर्वक अपनी अपनी भाषा की परिधि के भीतर ही रहे हैं। मीनाक्षी सुंदरम के इतिहास का नाम है तमिल साहित्य का इतिहास और पिल्लई का ग्रंथ है तमिल भाषा और साहित्य का इतिहास। सीतापति ने तेलुगु साहित्य का इतिहास लिखा है। मुगली ने कन्नड़ साहित्य का इतिहास, परमेश्वर नायर ने मलयालम साहित्य का इतिहास, दिनेश चंद्र सेन के प्रसिद्ध ग्रंथ का शीर्षक है बांग्ला भाषा और साहित्य का इतिहास, रामचंद्र शुक्ल का ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास, बाबू राम सक्सेना का उर्दू साहित्य का इतिहास नाम से प्रकाशित हुआ है और मोहन सिंह का इतिहास पंजाबी साहित्य का इतिहास है। इस प्रकार आधुनिक भारतीय भाषाओं के साहित्यिक इतिहासकारों ने कहीं भी भ्रांति के लिए अवकाश नहीं दिया है। उनमें से प्रत्येक इतिहास स्पष्ट रूप से किसी एक भाषा के साहित्य का इतिहास है, भारतीय साहित्य का इतिहास नहीं है। भारतीय साहित्य के इतिहास लेखन का यह एक अलग ही रूप है। उपर्युक्त सर्वेक्षण का सार यह है कि अभी तक भारतीय साहित्य के संबद्ध जो इतिहास लिखे गए हैं, उनकी विषय परिधि या तो भारत की प्राचीन आर्य भाषाओं के साहित्य तक सीमित है, जिनके केंद्र में संस्कृत है, या फिर
वे आर्य तथा द्रविड़ दोनों परिवारों की आधुनिक भारतीय भाषाओं के साहित्य इतिहास हैं, जिनकी परिधि किसी एक भाषा तक ही सीमित है। जाहिर है कि इन दोनों वर्गों के ग्रंथों के लिए भारतीय साहित्य का इतिहास शीर्षक उपयुक्त नहीं है। प्राचीन साहित्य के इतिहास लेखकों ने इस तथ्य को स्वीकार किया है और आधुनिक भाषाओं के इतिहासकारों ने इस प्रकार का कोई दावा ही नहीं किया। स्वतंत्रता के पश्चात राष्ट्रीय एकता की चेतना के साथ भारतीय भाषाओं के साहित्य को समेकित रूप में ग्रहण करने की भावना का उदय हुआ और एक राष्ट्र तथा समेकित भारतीय संस्कृति की तरह समेकित भारतीय साहित्य की खोज शुरू हुई। इस खोज के फलस्वरूप कुछ ग्रंथों का प्रकाशन हुआ। डॉक्टर सुनीति कुमार चाटुर्जया ने आधुनिक भारत की भाषाएं और साहित्य का प्रणयन किया। डॉक्टर नागेंद्र ने भारतीय वाङ्मय का संपादन किया। साहित्य अकादमी के तत्कालीन सचिव श्री कृष्ण कृपलानी की पुस्तक आधुनिक भारतीय साहित्य एक विहंगम दृष्टि प्रकाशित हुई और सूचना प्रसारण मंत्रालय की ओर से प्रोफेसर गोकाक के संपादकत्व में आधुनिक भारतीय भाषाओं के साहित्य शीर्षक वार्ता साहित्य प्रकाशित हुआ। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज शिमला ने इसी संदर्भ में एक संगोष्ठी का आयोजन किया था, जिसके निबंध 1968 में पुस्तकाकार प्रकाशित हुए। प्रोफेसर गोकाक ने भारतीय साहित्य की अवधारणा शीर्षक कृति में प्रस्तुत प्रश्न पर तत्व रूप से विचार किया और सन 1972 में सुजीव मुखर्जी ने अपनी स्फुट विचार लेखों का संग्रह भारत के साहित्यिक इतिहास की दिशा में नाम से प्रस्तुत किया। ये सभी स्फुट विचार लेख एक साथ प्रकाशित हुए और इस पर बेहद बेहतरीन तरीके से प्रकाश डालते हैं कि भारतीय साहित्य में हम किसे शामिल कर सकते हैं। इधर तुलनात्मक साहित्य की अवधारणा भी जोर पकड़ रही है और भारतीय साहित्य को केंद्र में रखकर उसके अध्ययन की व्यवस्था विश्वविद्यालयों में हो रही है। भारतीय साहित्य की संकल्पना पर विशेष अध्ययन के लिए हम पढ़ सकते हैं भारतीय साहित्य का समेकित इतिहास। इसके संपादक हैं डॉक्टर नागेंद्र और प्रकाशित हुई है हिंदी माध्यम कार्यान्वयन निदेशालय, दिल्ली विश्वविद्यालय से।